हम मानव सचमुच दुश्मनी कैसे रखते हैं ना। उदाहरण के लिए, एक बड़े से बड़ा उल्कापिंड, बुरा ब्रह्मा आ गया और डायनासोर्स को मिटा दिया, और हमने उन्हें कभी माफ नहीं किया। मेरे मत में, यह सब 66 करोड़ साल पहले हुआ था और हम अब भी उनके बारे में फिल्में बना रहे हैं। आप शायद उन्हें फटाफट 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 करना चाहें। यह सब कुछ बहुत ही छोटा है, खासकर जब आप यह समझते हैं कि वास्तव में हमारे पास स्टेरॉयड के लिए बहुत कुछ है। अंत में, उनके बिना, हम मौजूदा तक भी नहीं होते। पहली बात तो यह है कि अवियन डायनासोर्स की प्रस्थिति ने हमारे स्तनधारी पूर्वजों को आने वाले केनोजोइक युग में उन्हें सफलतापूर्वक विकसित होने के लिए जरूरी पर्यावरण सांस लेने की जगह प्रदान की। लेकिन इससे भी ज्यादा है। एक महान बड़ा उल्का 66 करोड़ साल पहले दिनों को हटा दिया हो सकता है, लेकिन अगर उल्काएं न होती, तो वे दिनों भी पहली बार मौजूद न होते, और नहीं आप। आप देखें, कई ग्रह वैज्ञानिकों का मानना है कि यह उल्काएं और उनके करीबी कॉस्मिक कजिन्स, कॉमेट, ने लगभग 4 अरब साल पहले प्यासी पृथ्वी को पहली बार पानी दिया। उस प्राचीन बमबारी के बिना, हमारे पास कोई समुद्र, कोई झील, और कोई नदियां न होती। और इसलिए, कोई जीवन न होता। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं वह है, कि हमें संपूर्ण उल्का समुदाय के साथ बराबर होना चाहिए। मानव इतिहास के लगभग सभी समय के लिए, पृथ्वी एक बहुत बड़ी जगह की तरह महसूस होती थी, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों की भरमार थी जिनका हम कभी उपयोग कर सकते थे। सिर्फ 12,000 साल पहले, पूरे पृथ्वी पर केवल लगभग 4 मिलियन मानव थे, और वे अधिकांशतः खेती की खोज में व्यस्त थे। हम एक सरल जाति थी जिसकी संवेदनशीलता के अनुसार सरल आवश्यकताएं थीं। आज के दिन फोस्फो 2 है, और लगभग 8 अरब लोग हैं, और हमारे बारे में ज्यादातर किसी खेत के पास स्टारड्यू वैली के अलावा कुछ भी नहीं। हम बढ़ते हुए जीव हैं, और बहुत ही ईमानदारी से हमारी विभिन्न आवश्यकताएं थोड़ी हटी-कटी हो रही हैं। अब तो सिर्फ एक अच्छा आरामदायक गुफा और खाने की आवश्यकता के अलावा, हम में से ज्यादातर को उच्च गति इंटरनेट, नेटफ्लिक्स और कम से कम 6 अविच्छिन्न घंटे तक मोबाइल फोन पर बिताने की भी आवश्यकता है। लेकिन हमारे ग्लोबल समुदाय की उन फैंसी गिज्मो और गैजेट्स पर जो बना है, उन्हें कोबाल्ट, प्लेटिनम, सोना, टेर्बियम, नियोडीमियम और बहुत कुछ जैसे कठिन प्राप्त करने में निर्भर करते हैं। वर्तमान में, हम ये चीजें भूमि से उठाते हैं, लेकिन उद्योग के माप की खनन के कई प्रमुख दोष हैं। पहली बात तो यह है कि यह पर्यावरण के लिए पूरी तरह से भयानक है, बड़े पैमाने पर प्रदूषण उत्पन्न करता है, और प्राकृतिक आवासों को बर्बाद करता है। खनन के साथ कई दुर्लभ पृथ्वी तत्वों का एक महत्वपूर्ण मानव लागत होता है। बच्चों के साथ जबरदस्त मजदूरी का संबंध होता है, और आसपासी समुदायों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन जब वैश्विक जनसंख्या बढ़ती है, तो इन उत्पादों की मांग भी बढ़ती है, और एक दिन हमें इन उत्पादों की कमी होने लगेगी या बहुत कठिन हो जाएगी। तो कभी-कभी इससे पहले की उम्मीद है कि हमें एक अलग सुपरमार्केट में अपनी खरीदारी शुरू करने की आवश्यकता होगी। और यहाँ उल्काएं सम्मिलित होती हैं। वेल, शायद हम पहली बार अंतरिक्ष में गए थे, तो समझदार वैज्ञानिक प्रकार, कल्पनाशील साइफाई लेखक और लोग जो बहुत सारे मशरूम खाते हैं, उल्काओं को खनन की संभावना के बारे में बात करते रहे हैं। हमारे सौर मंडल की तुलना में, एक सूची के रूप में आकाशगंगा के प्रमुख ग्रह और उनके चंद्रमाओं की तुलना में, उल्काओं को बहुत ध्यान या अनुसंधान का मुद्दा नहीं मिलता। लेकिन जो हम उनके बारे में जानते हैं, वह हमें लगता है कि वे सोने की खानें हो सकती हैं। शब्दांत, वास्तव में, उल्काएं मूल रूप से सौर सिस्टम के गठन के बाद बचा हुआ सामग्री हैं, जब महान आकाश में बेकर ने पहली बार ग्रहों को सौर अग्नि में डाला था। व्यापक रूप से बात करते हुए, ये कचरे पृथ्वी के उसी प्रकार के सामग्री से बने होते हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण अंतर है वितरण।
पृथ्वी के अनेक मूल्यवान संसाधन गहरे भूमिगत हैं। यह इसलिए है, क्योंकि जब प्लानेट पहली बार बना था, गुरुत्वाकर्षण भारी तत्वों को, जिसमें अधिकांश धातुएं शामिल हैं, मुख्य कोर की ओर खींचता है, जहां वे आज तक बने हुए हैं। उदाहरण के लिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर सभी सोने का लगभग 99% पृथ्वी के कोर में एकत्रित है, जो कि पृथ्वी को पूरी तरह से ढक देने के लिए पर्याप्त है। एक हाथ की मोटाई की परत में। लेकिन उल्काएं इस गुरुत्वाकर्षण गड़बड़ाहट प्रक्रिया के लिए पर्याप्त बड़ी नहीं होती है। तो भूमि के विपरीत, मूल्यवान धातु और अन्य तत्व बहुत अधिक बराबरी से फैले हुए होते हैं, और इसलिए बहुत अधिक पहुंचने योग्य होते हैं। इस परिणामस्वरूप, पाउंड के लिए, उल्काएं पृथ्वी पर एक समकक्ष मात्रा के मंटल पत्थर से बहुत अधिक मूल्यवान होती हैं, और हम यहाँ वास्तव में अद्भुत संख्याओं की बात कर रहे हैं। अब तक पहचानी गई सबसे मूल्यवान उल्का, डवीडा है। मुख्य उल्का बेल्ट में एक बड़ा टुकड़ा चट्टान है, जो कि करीब 300 किलोमीटर चौड़ा है, हमारी वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों के अनुसार। डेफोडा में विभिन्न संसाधनों की संयुक्त मूल्य की लगभग 27 क्विंटिलियन डॉलर की है। यह धरती के हर देश के संयुक्त जीडीपी के लगभग 27,000 गुना है, और हमारी प्रजाति के इतिहास के दौरान बनाई गई धन की तुलना में काफी अधिक पैसा है। और यह सिर्फ एक उल्का है, जो शब्दांत है, कि लाखों में है, जो हमारे आकाशीय पड़ोस में बस रही हैं, लेकिन इस अविचारणीय संपत्ति के साथ सिर्फ इंतजार है, कि इसे खनन किया जाए और पृथ्वी पर लाया जाए। फिर यह क्यों हम पहले ही नहीं कर रहे हैं? हम वास्तव में प्रयास कर चुके हैं। 2012 में, एक कंपनी जिसे प्लेनेटरी रिसोर्सेज कहा गया, जिसमें गूगल के लैरी पेज और एरिक श्मिट जैसे लोग शामिल थे, ने दावा किया कि यह 2025 के बजाय उल्काओं को खनन करके एक नया $1 ट्रिलियन का उद्यम आरंभ करेगी। लेकिन वह उच्च लक्ष्य कभी हकीकत में नहीं पूरा हुआ, और सिर्फ 6 साल बाद, कंपनी को चुपचाप बेच दिया गया और उसके उल्का खनन प्रयासों को वास्तव में गलियारे में डाल दिया गया। पिछले 10 वर्षों में कई अन्य कंपनियों ने इसी तरह के दावे किए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उस सपने को हकीकत में नहीं बदला है। वास्तव में, आज के दिन तक, जैसा कि एक प्रजाति के रूप में, हम सामूहिक रूप से उल्का सामग्री का केवल 250 ग्राम खनन करने में सफल रहे हैं, और उसे पृथ्वी पर सुरक्षित तरीके से लाया। और वह नासा की बजाय किसी भविष्यवाणी अंतरिक्ष खानों के लाभ के लिए शुद्ध। लेकिन उल्का खनन क्यों इतना कठिन साबित हो रहा है? हमें अंतरिक्ष में कैसे जाना है, और हमें कैसे कुछ खनन करना है, तो यह कितना कठिन हो सकता है? यह काफी मुश्किल है। पहली समस्या यह है, कि पहली बार से उल्काएं कहां से प्राप्त करना है। उल्का बेल्ट शुरू करने के लिए एक स्पष्ट स्थान की लगती है, लेकिन उस दृष्टिकोण की कुछ प्रमुख कमियां थीं। यदि आपने कभी एम्पायर स्ट्राइक्स बैक देखा है, तो आप शायद उल्का बेल्टर्स की तस्वीर बनाते हैं, एक अधिक घने पत्थरों का स्वर्णिम समूह। लेकिन यहाँ वास्तविकता बहुत अलग है। वास्तव में, अगर आप मिलेनियम फाल्कन में बैठकर अभी उल्का बेल्ट से होकर गुजरें, तो वास्तव में आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। C3PO ने कभी एक उल्का क्षेत्र को सफलतापूर्वक नेविगेट करने के अवसर के चांस को लगभग 3720 के रूप में रखा था, लेकिन यह पाया गया कि यह अकरिपया मेटल को झूठ बोल रहा था। औसत दूरी विषय और उल्का बेल्ट के बीच लगभग 100000 किलोमीटर है। जब नासा गहरे अंतरिक्ष में प्रोब प्रेषित करता है, तो वह उल्का बेल्ट के लिए विशेष इंतजाम नहीं करता है, क्योंकि बस कोई संकेत नहीं है। वास्तव में कुछ भी हिट करने की संभावनाएं खगोलीय रूप से छोटी होती हैं, लेकिन उल्का बेल्ट न केवल आपके सोचने की तुलना में एक बहुत अधिक खाली होती है, बल्कि यह वास्तव में बहुत दूर होती है। 100 और 200 के बीच। वर्तमान प्रौद्योगिकी के साथ यह एक अच्छा 4 साल का राउंड ट्रिप है, जो व्यावसायिक खनन प्रक्रिया के लिए निर्देशक रूप में नहीं है।
उस कारण से अधिकांश उम्मीदवार अपने प्रयासों को उसे अधिक उल्का वस्तुओं के निकट से परिभाषित किए गए पृथ्वी के बीच आकार गर्म किया है। आज के दिन तक हमने उन्हें पहचान लिया है और वे प्राप्त करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए सस्ता हो जाएगा। लेकिन नज़दीकी पृथ्वी वस्तुओं के साथ समस्या उस समय होती है कि कुछ भ्रमित करते हैं, अधिकांश समय में वे वास्तव में उसके बहुत पास नहीं होते हैं। वे कभी-कभी सिर्फ हमारे पास आते हैं, उसके बाद बाहर जाने वाले उनके चाक्रिकों पर जाने से पहले। दूसरे शब्दों में, उन्हें प्राप्त करना शायद सरल हो, लेकिन वापस आना एक अलग कहानी होगी। इस समस्या का एक समाधान है कि गुजरते हुए नियमों के साथ मिलाप करना, फिर उसे किसी नियंत्रित आकार में भूमि या चांद के आसपास की एक यात्रा में धकेलना, जहां हम अपने मन की आराम से इसे खनन कर सकते हैं। यह एक आशावादी विचार है, और वैज्ञानिक पहले ही उल्कों की प्रक्षेपण यात्रियों को धरती के संभावित संघर्षों से रोकने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी अभी भी बहुत ही प्रारंभिक है, और नुकसान भी हैं। आपको एक रॉकेट वैज्ञानिक होने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे घरेलू ग्रह पर बड़े उल्काओं को जानबूझकर हमारे लिए निर्देशित करने में जुटी संभावनाओं को देखें। कुछ वैज्ञानिकों को यह भी डर है कि भविष्य में विश्व नेताओं के द्वारा उल्काओं को इस तरह से उपयोग करने का डर है। हमें वास्तव में यह भी नहीं पता है कि पहले ही नियो किसे लक्ष्य बनाया जाए। आकाशीय स्तर पर अधिकांश उल्काएं छोटी होती हैं। यह उन्हें धरती से देखने में कठिन बनाता है, और यह भी अधिक लंबा होता है कि हर एक क्या है, यह निर्धारित करना। आप नहीं चाहेंगे कि आप एक बहुकरोड़ डॉलर के खनन प्रोब को लॉन्च करें और फिर पता चले कि आपने चीज का उल्का चुना है। अच्छा, यह जामन है। मानते हैं कि हम सही उल्का की पहचान करते हैं और पहुंचते हैं, तो शीघ्रता या धीरे धीरे हमें वास्तव में कुछ अंतरिक्ष खनन करना होगा। और यहाँ चीजों को और भी अधिक जटिल होने का बात आता है। धरती पर अधिकांश खनन विभिन्न प्रकार के ड्रिल और विस्फोटों के साथ किया जाता है, लेकिन न कोई बड़ा विकल्प होगा उल्का जो कि न्यून गुरुत्वाकर्षण और कोई वायुमंडल नहीं है। ड्रिल केवल तब तक बह जाएगी जब वह कोई महत्वपूर्ण बल लगाएगा। शायद न्यूटन, आप लंबे समय तक चिढ़ाओ। और विस्फोट बहुत सारे खनन सामग्री को अंतरिक्ष में साफ सफाई कर देगा। फिर यहाँ उन सभी सुंदर संसाधनों के साथ क्या करना है, जब वे निकाले जाते हैं? क्या हमें इन्हें धरती पर पुनः रिफाइनरियों भेजना चाहिए, या वे जो सामग्री हम चाहते हैं, उसकी प्रसंस्करण करने का तरीका बताने की कोशिश करनी चाहिए? आसमान में, जो एक पूरी तरह से नई प्रौद्योगिकियों का आविष्कार करना होगा। ये चुनौतियां शायद हाल की बजट पर समझौता नहीं कर सकती हैं, लेकिन यह सब एक ही बात को जोड़ती हैं। वास्तविक कारण उल्का खनन ऑपरेशन अभी तक शुरू नहीं हुआ है, और अंतरिक्ष में ऊपर भी धन है। नासा की हाल की ओसिरिस रेक्स मिशन ने 7 साल लगाए और करीब $1 बिलियन का खर्च किया। यह केवल 249 ग्राम अप्रसंस्करित उल्का लेकर आया, जिसे यह एक एक्सट्रीमली हाईटेक प्रक्रिया के माध्यम से खनन किया गया। मुख्य रूप से यह बस उल्का के तरफ टकराने और फिर उसके पुनः से उतरने की प्रक्रिया थी। उस प्रयास को एक औद्योगिक उल्का खनन कार्यक्रम में माप करना संभावना है कि उसकी लागत कम से कम सैकड़ों अरब डॉलर होगी, और यहाँ तक कि अगर किसी कंपनी ने इसे करने के लिए संसाधनों को एकत्र करने में सफलता प्राप्त की, और यदि सब कुछ चिढ़ी तरह से चला गया, और यह बड़े इफ हैं, तो यह शायद दशकों तक किसी को भी वास्तव में पैसे कमाने के लिए, यदि वह सभी पैसे कमा भी लेता है। सोना और प्लेटिनम जैसे कीमती धातुओं की बड़ी हिस्सेदार बहुत ही मूल्यवान हैं, क्योंकि वे दुर्लभ हैं। यदि धरती में अचानक लाखों टन अंतरिक्ष सोना से भर जाए, तो यह बाजार को रातों रात क्रैश कर देगा और हम सभी किंग चार्ल्स से अधिक ब्लिंग पहनेंगे यदि वह एक रैप करियर शुरू करने का निर्णय करते हैं। मैं किंग चार्ल्स हूँ। मेरी टपकान देखो। ठीक है,
तो उल्का खनन बुनियादी रूप से नहीं है। जी नहीं। वास्तव में, यह हो सकता है कि यह अटल हो। अधिक समय तक उल्का खनन की लागत घटेगी, पुनः प्रयोगी रॉकेट कमाई अंतरिक्ष में चीजों के लिए प्रति किलो कीमत को कम करते रहेंगे, और संबंधित प्रौद्योगिकियां धीरे धीरे विकसित होंगी। वहीं समय पर, धरती पर मूल्यवान संसाधनों को खोजने और निकालने के लिए और भी मुश्किल होंगे, और यथार्थ, और अधिक महंगे होंगे। आखिरकार, एक समय ऐसा भी आ सकता है, जब बस उल्का खनन शुरू करने का व्यापारिक संयोजन ज्यादा वाणिज्यिक बोध होगा। उस संवाद के तौर पर जब वह टिपिंग पॉइंट वास्तव में आएगा, इसका सटीक समय बताना अब संभव नहीं है। कुछ आर्थिक शास्त्री इसे कभी भी आएगा नहीं, और वह बस पृथ्वी पर इसी कठिन पहुंच संसाधनों को पहचानने और निकालने में बेहतर हो जाएगी। दूसरों का मानना है कि हम सिर्फ 10 वर्ष के लगभग दूर हैं, जब हम अपना ड्रिल आकाश की ओर दिखाएंगे। कौन सही है, यह समय ही बताएगा। वह दिन कभी आता है या नहीं, यह बात ध्यान देने योग्य है कि एस्टेरॉयड खनन मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकता है, मूल्यवान संसाधनों के आपूर्तिकर्ताओं के रूप में नहीं, बल्कि कुछ अरबपतियों को ट्रिलियनियर्स में बदल सकता है। यह किसी दिन हमारे प्रजाति को सौरमंडल और शायद ही पूरे ब्रह्मांड में बसाने में मदद कर सकता है। जैसा कि हमने देखा है, छोटी अवधि में हम संभवतः नियो के खनन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन जब हम वस्तुओं का अनुभव सीख लेंगे, तो हम अपना ध्यान मुख्य उल्का बेल्ट की ओर मोड़ सकते हैं। वहां और पृथ्वी के बीच कई खगोलीय इकाइयों के बीच कुछ कर्ज होने के बजाय, संभावना है कि पृथ्वी के आसपास या उसके उपग्रहों में एक आधार स्थापित करना समझदारी होगी, जो बेल्ट से काफी नजदीक है। मार्स पर मानवीय आवास स्थापित करना हमारे समुद्री जीवन के लिए किकस्टार कैंपेन में एक विस्तार का लक्ष्य है। लेकिन अंतरिक्ष में हर चीज की तरह, इसे वास्तव में कामयाब होना बहुत महंगा होगा। 2019 में, एलोन मस्क ने मार्स पर एक कॉलोनी बनाने की लागत को $10 ट्रिलियन तक का अनुमान लगाया, जो हम अभी खर्च करने के लिए संभव नहीं है। लेकिन यदि हम वहां हैं, तो कुछ क्वाड्रिलियन डॉलर एस्टेरॉयड खनन कर सकते हैं, तो एक कल्पना साथ में मार्स का आवासीय गाँव वास्तव में अपना लाभ ले सकता है। हमारे प्रजाति के भविष्य की ओर देखते हुए, एस्टेरॉयड खनन एक दिन गहरे अंतरिक्ष में मिशनों की संभावनाओं की अवधारणा को काफी बढ़ा सकता है। एक बड़े रसोई घर आकार के साथ उन्नत एस्टेरॉयड खनन क्षमताओं के साथ, और कुछ शानदार डी प्रिंटर्स को लाभ के साथ असंभव हो सकता है, जो सितारों के बीच यात्रा करते समय उन्हें चाहिए उन सभी ईंधन और संसाधनों को एकत्र करने की क्षमता हो सकती है। बेशक, ये सभी विकास वहाँ हैं, जो मानवता के दूर के भविष्य में हैं, यदि वे कभी भी होते हैं। लेकिन कुछ पास के एस्टेरॉइड्स के खनन और हमारे कॉस्मिक बैकयार्ड में हमारी यात्रा का शुरुआत हो सकता है, जो आखिरकार हमें हमारे सौरमंडल से बाहर और महान अज्ञात के भीतर ले जाएगा। रोमांचक हिस्सा यह है कि हम में से कुछ लोग शायद अभी तक उस पहले कदम को देखने के लिए मौजूद होंगे। धन्यवाद देखने के लिए, पसंद करें और सब्सक्राइब करें और अधिक के लिए।